विकास आघाड़ी तो महाराष्ट्र में तो जोर दम से चल रहा है। इसका मतलब है कि बहुत से सीट आने वाले हैं। एक राज्य है, ये राज्य देश के मध्यवर्ती है। ये राज्य का पूरा देश पर परिणाम हो जाता है। ऐसा है कि सभी जात धर्म को संभाल के साथ में लेके जाने वाला है। ठाकरे जब थे उनने कभी वो ऐसा ये किया नहीं किया है। और उसके बाद में उद्धव साहब ने तो मुसलमानों के लिए कुछ ऐसा कभी बोला ही नहीं। नारा लावला, पण एक गोष्ट लक्षात घ्या कि जो EPS 95 पेंशन के लिए इतना लोग मर रहे हैं, उसके बारे में अभी तक मोदी जी ने सोल्यूशन नहीं निकाला और दिया। लोकसभा के चुनाव की जो गिनती है वो शुरू हो गई है। अब तक जो NDA है वो आगे नजर आ रही है, लेकिन वो वादा था 400 का, वो कहीं ना कहीं पीछे होता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम लोकल लोगों के बीच पहुंचे हैं, जानते हैं कि इस जो काउंटिंग चल रही है उसे लेकर वो क्या सोच रहे हैं। जैसा कि महाराष्ट्र में सभी की नज़र थी और महाराष्ट्र में अभी तक बीजेपी काफ़ी पीछे नज़र आ रही है, तो लोगों से जानते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है। इस बार जो जनता का जो मत है बीजेपी के लिए जो बदला है उसे लेकर लोग क्या सोच रहे हैं वो जानते हैं। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय सावंत है। मैं इधर सकीनाका में रहता हूँ। और अच्छा, ये आप इलेक्शन के बारे में? जी वही हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार बीजेपी की जो एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग वो काफी बदला लगा। 400 पार का मोदी जी ने नारा दिया था, 400 पार करके। लेकिन इधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी का राज चलेगा और उनकी उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा चुन के आएंगे। अभी तक क्या नजर आ रहा है? 22 सीट अभी तक नजर आ रही है, जो कि काउंटिंग के हिसाब से जो आगे चल रही है बीजेपी। अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से शिवसेना जो उबाटा ग्रुप है, उद्धव साहब का ग्रुप है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 तक आ सकते हैं। ऐसा ट्रेंड चल रहा है। और ऊपर से बीजेपी पिछाड़ी पे है यहाँ पे। और कांग्रेस भी गए इलेक्शन के उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा बेटर है। ऐसा चलेगा। तो अभी तक महाविकास आघाड़ी जो है लगभग 28 सीट के आसपास है। हाँ, महाविकास आघाड़ी तो महाराष्ट्र में तो जोर दम से चल रहा है। इसका मतलब है कि वो बहुत से सीट आने वाले हैं। और बीजेपी का थोड़ा इधर बहुत 50% सीट कम हो गया, 50% से नीचे भी कम हो गया सीट। अच्छा, इलेक्शन के पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि जो उद्धव साहब का जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं बहुत कैरेक्टर प्ले करता है, क्योंकि यहाँ के लोग महाराष्ट्र के एक इमोशन पे वोट जाता है उनका। इमोशनल वोट जा रहा है। और वो तोड़ फोड़ का वो राजकारण है। वो महाराष्ट्र में उसका उम्मीद से ज़्यादा सीरियस हो गए। जो भी वोटर्स है उन्होंने ये अपने हिसाब से लिया है इसको। और ज़्यादा से ज़्यादा उद्धव साहब के पीछे सब जन खड़े हो गए। अच्छा, इसका फर्क पड़ा मतलब कि जो पार्टी टूटी, जैसे कि NCP टूटी, शिवसेना टूटी, उससे फर्क पड़ा है? अभी जो नतीजे के हिसाब से तो शिवसेना उद्धव साहब के हो गए, ज़्यादा सीट आने वाले। अच्छा, लोकल लोगों का क्या थॉट है इस इलेक्शन को लेकर? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कहाँ शिवसेना बीजेपी के साथ खड़ी थी, एक हिंदुत्व का ट्रेंड चल रहा था। देन इस बार चीजें बदली नजर आ रही है। क्या सोचते हैं लोग, क्या सोचते हैं? लोग ऐसा ही सोचते हैं कि ये अभी तोड़फोड़ का जो राजकारण है उसे जो मतदाता है वो बहुत परेशान हो गए। इसके पीछे वो लोग इसके लिए वो समर्थन ज़्यादा से ज़्यादा वो शिवसेना के उद्धव साहब के पीछे हो गए। आप क्या कहेंगे? आ रहा हूँ, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। तो मोदी जी को लेकर काफ़ी उम्मीदें भी हैं, लेकिन महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स काफ़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पर मिक्स लोगों के रिव्यूज़ हैं, व्यूज़ थोड़ा अलग है, विचार थोड़े अलग हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है? क्योंकि अब कुछ देर में ही अनाउंसमेंट होगा कि कौन सी पार्टी जीत रही है या क्या होगा। महाराष्ट्र ऐसा एक राज्य है, ये राज्य देश के मध्यवर्ती है। ये राज्य का पूरा देश पर परिणाम हो जाता है। पहले से ही, आज का नहीं, स्वतंत्रता काल से भी महाराष्ट्र सबसे आगे रहा। और महाराष्ट्र से जो बड़े बड़े नेता हो गए वो महाराष्ट्र से बड़े हो गए और देश का कारोबार ज़्यादा करके संभाल रहे हैं। और पहले से संभाल रहे, अभी भी संभाल रहे हैं। और बहुत से लोग यहाँ से
जैसे कि बाबा साहेब आंबेडकर, महात्मा जी फुले, छत्रपति शाहू महाराज, फुले शाहू आंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये जिन्होंने ये राज्य बनाया है, ये राज्य महाराष्ट्र, खाली महाराष्ट्र इतना ही नहीं है, पूरा देश में महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ऐसा है, एक देश है, राज्य है कि जो देश को संभाल सकता है, देश पर यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रभाव रहता है महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र के लोग वैसे ज्ञानी भी है और राजकारण में भी ज़्यादा होशियार है, क्योंकि शुरुआत से भी महात्मा गांधी जी ने भी उस टाइम पर भी यहाँ से शुरुआत किया, अगस्त क्रांति मैदान से जो चलो सत्याग्रह वगैरह सब जो मुंबई से हुआ। मुंबई एक केंद्र बिंदु है महाराष्ट्र का और देश का भी। क्या मालूम है, मराठा का खून है पसीना, बरोबर सही बात है, मगर मराठा एक महाराष्ट्र का ऐसा है कि सभी जात धर्म को संभाल के साथ में लेके जाने वाला है। ऐसा कोई नहीं कि एक ही जात को संभाल, सभी साथ, हमारे साथ सभी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी को लेके जो राज्य किया और वो आगे चल गए। वो ऐसे खाली मराठे ऊपर नहीं चले, उनके साथ में मुसलमान सभी धर्म के लोग थे, मगर उनके साथ ही थे। हम है यानी छत्रपति शिवाजी महाराज का मावड़ा बोलते थे, यानी हम उसका भक्त है शिवाजी महाराज का। यानी और उनको क्या मालूम है, हमें खाली राज्य का सोचने का है, ज़्यादा करके शिवाजी महाराज का खाली पैसे के लिए हम नहीं आए, हम देश के लिए, देश का जितना देश का संभाल है, देश को आगे बढ़ाना है, ये हमारा ज़्यादा करके महाराष्ट्र का मावड़ा। यानी जो जितना मावड़ा, कोई धर्म से मतलब नहीं, सभी वो मावड़ा ही समझते, यानी क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, कोई भी हो। ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र का इतिहास ही पहले से ऐसा है कि सबको संभालो, सबको साथ चलो, सबको लेकर चलो, ऐसा है। और ज्ञानी और राजकारणी तो इधर बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, और राजकारणी इतने बड़े होते, मगर राजकारण के बाजू में रहता है। हमारे यहाँ ऐसे है कि अभी हम लोग इधर कितने पार्टी से होते हैं, इधर ये मंडल का कोई ताल्लुक नहीं किसी पार्टी से भी, पार्टी हर एक पार्टी के लोग होते हैं, मगर पार्टी के टाइम पर पार्टी, घर में एक साथ, उसका कुछ ये नहीं, तम यानी किसी से ये नहीं था, पार्टी से मतलब यहाँ आने के लिए सब खाना खाने का, किसी का पार्टी का नाम नहीं लेना, कुछ ना, अपना अपना खाना खा के फिर चलो अपना सामान लेने। ये एक सेक्युलर प्लेस है, कहने का मतलब ये। काका आपका क्या नाम है? थोड़ा सा आगे आ जाइए आप भी। हाँ, मेरा नाम, मैं नाम बोलने को बिल्कुल बताइए। चंद्रकांत बी खामकर, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ मैं। ऐसा है कि ज्यादा करके लोगों को नौकरी का लगाना या लड़की लोग को क्या, ऐसा है नहीं, किसी को सहायता है, किसी को लड़की हो लड़का हो, या और समाज सेवा ज्यादा करके, साफ सफाई करना है, लाइट देखना है, किधर पानी नहीं, इधर पानी किधर नल फुट रहा है, ऐसे तो ऐसे सामाजिक सोशल वर्क होते हैं वो आप सोशल वर्कर करता हूँ। बढ़िया। क्या नाम है काका आपका? रज्जब शेख। तो आप मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, आपका क्या माइंडसेट है इस इलेक्शन को लेकर, और जो महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स हुई है उसे लेकर क्या सोचते हो? क्योंकि अब कुछ ही देर बाद अनाउंसमेंट होगा कि महाराष्ट्र में बहुमत किसका है और देश में किसका है, वो भी पता चलेगा, और बीजेपी का 400 का नारा भी है। तो वो कभी पूरा होने वाला नहीं है। यहाँ से जो होगा वो उद्धव साहब ठाकरे यही महाराष्ट्र के होने वाले हैं, यही मेरा कहना। और मोदी जी को लेकर क्या बोलोगे? 400 का नारा ले रहे हैं वो मोदी जी का वो सब मेरा अलग बात है, वो करते नहीं है, खाली ज्यादा बोलते हैं। ये मेरा बोलना है। वो कितने ऐसे बताए कि मैं ये करूँगा त्यो करूँगा, लेकिन किया कुछ नहीं। इसके बारे में मैं बोलूँगा और क्या। अच्छा, माइंडसेट को लेकर भी कुछ बदलाव आया है क्या मुसलमानों में इस गवर्नमेंट को लेकर? कि कुछ परसेप्शन भी है कि ये गवर्नमेंट ऐसी है मुसलमानों के लिए, ऐसा कुछ भी है? ऐसा कुछ नहीं, पहले से वो बाला साहेब ठाकरे जब थे, उनने कभी वो ऐसा ये किया नहीं किया है। और उसके बाद में उद्धव साहब ने तो मुसलमानों के लिए कुछ ऐसा कभी बोला ही नहीं। हाँ, और इसके लिए हम लोग उद्धव साहब के पास उनके साथ हैं। हाँ। लेकिन बहुमत तो फिर भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि मोदी जी आने वाले हैं, उसे लेकर क्या सोचते हैं? मोदी अकेला आके क्या करेगा? उसके पीछे पार्टी के जो कम हो गए ले, उसका क्या करेगा? मोदी अकेला आके को वो करेगा नहीं। हाँ।
तो फिर वो ये लोग भी साथ देंगे, हम भी साथ है। मतलब उम्मीद उद्धव साहब से है अभी आप? हाँ बिल्कुल। 100% है, उम्मीद है। जो सर्वधर्म समभाव है वो उद्धव साहब के बिना कोई नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी बात है कि उद्धव साहब का सपोर्ट मिलने के बाद जैसा कि नजर आ रहा है, कैलकुलेशन है कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे, क्योंकि जैसा अभी तक की उनकी हिस्ट्री रही है, जो कहना है उसे लेकर क्या सोचते अभी हो? इंडिया जो गठबंधन है उसमें अभी तक फिक्स नहीं हुआ है कि कौन अनाउंस नहीं हुआ है कौन पीएम बनेगा करके। तो अभी वो लोग डिसाइड करेंगे, बहुमत हो जाएगा तभी वो मीटिंग करके कांग्रेस के साथ डिसाइड करेंगे कौन बनने वाला है कौन नहीं। लेकिन बहुमत अभी तक बहुमत सिद्ध नहीं हुआ है, किसको जा रहा है, बीजेपी को जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को जा रहा है, ऐसा अभी तक ये नहीं हुआ। अच्छा, उद्धव साहब को भी आगे आना चाहिए पीएम के पद के लिए, क्योंकि बीच में संजय राउत ने कहा भी था कि ऐसा भी हो सकता है कि उद्धव साहब आगे जाएं। हाँ, उद्धव साहब भी जा सकते हैं, उनको अनुभव है। कोरोना काल में उन्होंने बहुत लोग अच्छा काम किया है। महाराष्ट्र में ये देश में राज्य में मुख्यमंत्री करके 1 नंबर 2 नंबर पे बहुत बार रहे हुए हैं। और उनका कार्यकाल में तो कोरोना आया तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं सके उसके लिए, नहीं तो उन्होंने बहुत कुछ सुधारना करते थे, विकास भी करते थे, सब कुछ करते थे। 400 पारचा नारा लावला, पण एक गोष्ट लक्षात घ्या कि जो ईपीएस 95 पेंशन के लिए इतना लोग मर रहे हैं, उसके बारे में अभी तक मोदी जी ने सोल्यूशन नहीं निकाला और दिया नहीं है। क्यों? सबको जो सरकारी नौकर है वो लोग को सबको बढ़ा रहे हैं, पेंशन बढ़ा रहे हैं, 7वां वेतन दे रहा है, 8वां वेतन आयोग दे रहा है, ईपीएस पेंशन को क्यों नहीं दे रहा है? उनका हमारा पैसा से ब्याज इतना आता है, तो हमको भी ईपीएस पेंशन को थोड़ा सा बढ़ा के मांग रहा है अशोक राउत, तो नहीं मिल रहा है, तो आदमी लोग थोड़ा सा नाराज हो जाएंगे ना। भले सरकार किसका ही आने दो, लेकिन हमारा ईपीएस 95 पेंशन का देना ही जरूरी है। और सबका साथ सबका विकास खाली बोलने के लिए अच्छा है, लेकिन विकास कुछ होता नहीं। और साथ तो है साथ है हम क्या, लेकिन विकास के बारे में कुछ नहीं, किसको क्या है, क्या तकलीफ है, क्या वो बारे में कुछ नहीं। क्या बोल रहे थे आप, जैसे कि यू नो कि कोई भी सरकार बनाओ, लेकिन जो वर्कर रहता है, जो देश का वर्कर कामगार जो रहता है ना, वो आधा देश वही चलाता है। और जो फंडिंग होता है वो वर्कर लोगों से, जो इनकम टैक्स वगैरह जाता है तो 100% वर्कर लोग ही भरते, कामगार जो है। लेकिन उसके लिए गए सरकार ने, अभी जो सरकार बैठेगी तो उम्मीद है कि वो वर्कर के लिए कुछ भी करना चाहिए। अभी ईपीएस पेंशन का जो मुद्दा है वो 2014 से ऐसा ही प्रलंबित है, और उसके बारे में जो डिसीजन भी हुआ है कि जो वाड़ियू पेंशन है, जो बढ़ के पेंशन आया वो वर्कर को दे करके जो ईपीएस पेंशनर है उनको देने का है। लेकिन अभी तक ये सरकार ने 2 साल 3 साल हो गया, जो भी कोर्ट से निर्णय आया, लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई हलचल नहीं किया।